हेलो माय डियर फ्रेंड। हम लोगों ने सोम के पहले लेक्चर में देखा था कि कौन कौन से जो यूनिट हैं वो गेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमने सोम का पहला लेक्चर, पहला जो वो था चैप्टर था, वो हमने स्टार्ट करा था। उसके अंदर हमने जाना था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो गेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोगों ने, ये सेकंड लेक्चर है आज, जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ वो पहला लेक्चर देखें, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड लेक्चर की, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, जैसे कि क्रीप है, क्रीप बहुत इम्पोर्टेंट है। फटीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आता है। रिलीजेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिलीजेंस में जो है ना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ रिलीजेंस, हर साल गेट में क्वेश्चन आया हुआ आप देखेंगे। और डक्टिलिटी है, मैलिएबिलिटी है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और डिफॉर्मेशन के कुछ फार्मूले हैं जो हम लोग डिफॉर्मेशन निकालते हैं यूनिफॉर्म बार के लिए, टैपरिंग बार के लिए, तो हम लोग वो निकालेंगे। ये सेकंड लेक्चर है, इसके बाद थ्योरी का एक लेक्चर और होगा। उसके बाद जो फोर्थ लेक्चर होगा उसके बारे में आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगा। लगभग 30% जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होंगे। एंड बाकी जो हम लोग करेंगे तो वो गेट के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, जो गेट के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के। कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे 8979747721 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाईजान भाई हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क फ्रीली, फ्रेंडली, ठीक है, नहीं आप अपना भाई समझ सकते हैं। ओके, हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों के अंदर थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो उस चीज़ की आप चिंता ना करें, अपना भाई समझें। कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क एनी टाइम, मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम लोग आज पहला लेक्चर शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग पहले पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी है क्या चीज़, आपने कई बार पढ़ा होगा इलास्टिसिटी। देखिए ये वो चीज़ है जिसको हम लोडिंग पे भी सेम रहे, जब हम लोड कर रहे हैं तब भी चीज़ सेम रहे, अनलोडिंग करते हैं तब भी चीज़ सेम रहे, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे, ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, है क्या चीज़ इलेक्ट्रिसिटी। और हम अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। एक एबिलिटीज ऑफ मटेरियल्स रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन इट इज अनलोडेड, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू रिटर्न its original dimension when it is unloading। is called elasticity। Example, rubber band, ओके।
जो मटेरियल्स अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए जब उसको हम अनलोडिंग करें तो हम उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल है रबर बैंड। दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या चीज़ है? देखिए प्लास्टिसिटी वह है उसको हम अनलोड कर दें, ठीक है, अनलोडिंग के समय वो लोडिंग के समय डायमेंशन कुछ और है, जब हम उसको अनलोडिंग करें तो वो पुरानी जो डायमेंशन है उसमें नहीं जा पाए, परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, यानी कि इन इलास्टिक हो जाए, उसको हम परमानेंट डिफॉर्म बोलते हैं। तो उसी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, लेकिन डेफिनेशन इसकी प्लास्टिसिटी abilities of materials undergoes inelastic strain beyond strain within elastic limit। is called plasticity। एग्जाम्पल concrete, rock, stone। ओके, ये एग्जाम्पल। जैसे कंक्रीट को हम बीमिंग में जब हम लोग बीम बना रहे होते हैं या डालते हैं ना तो उसकी शेप ले लेता है, वो इन इलास्टिक में चला जाता है, यानी कि अपनी परमानेंट जो जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी उसमें नहीं आ सकता। तो इसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। एबिलिटीज ऑफ मटेरियल्स अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेंड बियॉन्ड स्ट्रेंड विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल कंक्रीट, रॉक, स्टोन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डक्टिलिटी। देखिए डक्टिलिटी है क्या चीज़? डक्टिलिटी में हम लोग टेंशन, डक्टिलिटी जो निकालते हैं हम लोग टेंशन टेस्ट से निकालते हैं। डक्टिलिटी में है क्या? जब हम किसी मटेरियल को ड्रॉन आउट करते हैं, किसी शेप में करते हैं, तो वो उस शेप में चली जाए विदाउट फ्रैक्चर, बिफोर इस फ्रैक्चर, वो फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अब आता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी है क्या चीज़? इसमें हम लोग कंप्रेशन से करते हैं, यानी हैमर से जो करते हैं सोने को, कॉपर को हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में है क्या? जब हम किसी भी, अभी हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसके बाद अच्छे समझ। तो हमारी जो अगली हेडिंग है वो है डक्टिलिटी। Ductility, ability of materials can be drawn out in tension before its fracture is called
डक्टिलिटी। एग्जाम्पल कॉपर है, एल्युमिनियम है, ओके ये है। अब बात आती है मैलिएबिलिटी की। एबिलिटी ऑफ मटेरियल undergoes ability of materials, 1 minute, to deform and spread, और कर लेते हैं इसको, in different direction. In different direction, ability of material to deform और spread in different direction। किसी भी हम मटेरियल को डिफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे सोना होता है या लेड होता है, हम उसको किसी भी डिफॉर्म करते हो कि उसकी वो कानों का क्या बोलते हैं, कुंदन बनाते हैं, नथनी होता है, क्या होता है वो, हाँ तो वही बनाते हैं, ओके। तो इट इज carried by compressive force during it is carried by compressive force during rolling or hammering। Okay, ability of material to deform spread in different directions is called malleability। इसको हम ये किस तरह से कैरिड आउट होता है, बनता है, ये कंप्रेसिव फोर्स द्वारा होता है। जैसे हम लोग रोल कर रहे थे किसी चीज़ को या हैमरिंग से हम लोग कर रहे होते हैं, तो ये इस तरह से होता है। अब इसमें याद कर रखना है, देखिए डक्टिलिटी में आपको याद रखना है, ड्रॉन आउट हम लोग वो करते हैं, सबसे मेन चीज टेंशन फोर्स, ठीक है नी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी बोल लेते हैं कि टेंशन किस में कैरिड आउट होता है, डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी किस में, ठीक है। अब मैलिएबिलिटी में आपको याद रखना है डिफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, रोलिंग कर लेते हैं, हैमरिंग कर लेते हैं, सबसे मेन चीज कंप्रेसिव फोर्स। बहुत बार पूछा गया है, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लीजिए, एसएससी जेईई की बात कर लीजिए, एएससी की बात कर लीजिए, और जी जो इसरो का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको आप ठीक है अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना, ओके। आपको समझ में आएगा 100%, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, और आपके सब कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाऊँगा, ओके। तीसरी जो हमारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो वो है क्रीप। क्रीप क्या है, वैसे हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जो ब्रीफ में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरसीसी में, बहुत ही यूज है इसका। तो क्रीप है क्या चीज़, जब कोई स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसमें टाइम के साथ जो डिफॉर्मेशन होता है परमानेंट लोडिंग के साथ, या जैसे कोई स्ट्रक्चर बीम तो कर है परमानेंट हो गया वो, ठीक है, परमानेंट लोडिंग, जो डेड लोड होता है या परमानेंट लोडिंग होती है वो एक जगह रखी जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीप।
क्रीप की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स undergoes additional deformation with passage of time under sustained loading within elastic limit is called creep. ये क्रीप में क्या है? क्रीप में एक्चुअली टाइम के साथ साथ शुरू में जब स्ट्रक्चर बनता है तो जल्दी से क्रीप होता है, और फिर जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है बाद में। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्रीप की डेफिनेशन के बारे में। क्रीप ability of material ability of materials undergoes additional deformation with passage of time under sustained loading with within elastic limit is called creep. Ability of materials undergoes additional deformation with passage of time under sustained loading within elastic limit is called creep. Creep is due to dead load or permanent load. क्रीप जो होता है वो डेड लोड के कारण होता है और परमानेंट लोड के कारण होता है। तो है दोस्तों, अब हम बात करेंगे छठी प्रॉपर्टी मटेरियल की, जिसका नाम है फटीग। फटीग, फेलियर ऑफ मटेरियल under repeated cycle of stress and strain or strain resulting in progress progressive cracking.
eventually fracture is called fatigue. फटीग क्या है? फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव क्रैकिंग दैट इवेंचुअली फ्रैक्चर इज कॉल्ड फटीग। इसमें ये कहना चाह रहा है, जब फेलियर होता है किसी भी मटेरियल का अंडर रिपीटेड साइकिल, जब हम लोग किसी पे भी मटेरियल पे रिपीटेड वो लोड लगाएंगे, ठीक है, रिपीटेड मारेंगे उसको, ठीक, तो फेलियर होगा। उसका जो रिजल्ट होगा, पहले उसमें क्रैक आएंगे, इवेंचुअली फिर वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको हम बोलते हैं फटीग। अब इसकी फटीग की एक सब हेडिंग और आती है इंडोरेंस लिमिट, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। It is stress level below which even large number of stress cycle does not produce fatigue failure। ये वो स्ट्रेस का लेवल होता है जिसके नीचे जो लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेस जो साइकिल होते हैं वो फटीग फेलियर कर ही नहीं पाते हैं, यानी कि फ्रैक्चर हो ही नहीं पाता है, उसको हम एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। तो इसमें आपको तो याद कर रखना है, फटीग में आपको रखना है अंडर रिपीटेड साइकिल, आपको ये याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपको याद कर रखना है लार्ज नंबर्स ऑफ, ठीक है, आपको इसमें ये याद रखना दोनों चीज़ें, ये इस पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जो अगली हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो है रिलीजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें 2 डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गेट में 100% क्वेश्चंस आते ही आता है उससे। रिलीजेंस रिलीजेंस है क्या चीज? आपने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग में जो होता है, स्प्रिंग में जब हम लोग लोड लगाते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ही लोड हटाते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज कर देता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है रिलीजेंस का स्प्रिंग। तो वो मटेरियल्स, एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू एब्जॉर्ब एनर्जी elastically, deform elastically, and it is loading, and before its unloading के बाद it's release the this energy, यानी कि recover the this energy, इसको भी हम
उसको ही हम रिलीजन्स बोलते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं उसकी। एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स ability of materials to absorb energy elastically and then upon unloading to have this energy recovered. Okay, ability of materials to absorb energy elastically, then अपॉन इट्स अनलोडिंग, जब इसको अनलोडिंग कर जाता है तो उसी एनर्जी को वह रिकवर कर लेता है, यानी कि गेन कर लेता है या रिलीज कर देता है। तो ये हो गया रिलीजन्स। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें दो केस में लिखूंगा जिससे क्वेश्चन गेट में 100% आता ही आता है। ठीक है, पहला ये हो गया रिलीजन्स। अब इसमें के दो डेरिवेशन लिखेंगे हम लोग। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रिलीजन्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला जो है पहला है ग्रेजुअल लोडिंग के लिए। ग्रेजुअल लोडिंग के लिए पहला केस है, तो हमने ठीक है स्ट्रेन का लिए ये है स्ट्रेन और जी ये है स्ट्रेस। ओके, तो हम लोग लगा लें ग्रेजुअल, तो कुछ देर तक पहले स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले लेते हैं स्ट्रेट तक। स्ट्रेट इसलिए जाएगा जब हम लोग धीरे धीरे लोडिंग लगाएंगे तो कुछ देर तक वो लीनियर कट जाएगा। जैसे कि हमने स्ट्रेन एनर्जी जो माइल्ड स्टील का जो था, ठीक है, जो हमने फिगर ड्रॉ करा था, तो उसमें जब हम लोग ग्रेजुअल लोडिंग दे रहे थे तो वो लीनियर कब जा रहा था, ऐसे ये लीनियर जाएगा। उसके बाद जब लोडिंग हो जाएगी तो फिर नीचे नीचे आ जाएगा। ओके, अब इसके लिखते हैं हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मॉडुलस ऑफ रिलीजन्स। मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम्स और मॉडुलस ऑफ
ठीक है, इजिकल टू, अब स्टैंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम मॉडुलस ऑफ रिलीजन्स भी बोलते हैं। तो इसमें है क्या, हम लोग इसका एरिया लेंगे 1/2 इंटू सिग्मा इंटू डेल्टा। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा इंटू स्टैंड बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन ई, क्या हो गया 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। SSC JEE में, DSSS जो सिविल का एग्ज़ाम होता है उसमें, इसरो में, ESC में, गेट में, उस जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लेना अच्छे से। दूसरा जो है हमारा, दूसरा आता है हमारा सडनली लोडिंग। अगर हम सडनली लोड अप्लाई कर दें तो क्या होगा। ओके, ऐसे हम लोग जो लोड मानते हैं वो ग्रेजुअली मानते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पे जो लोड देते हैं तो वो ग्रेजुअली देते हैं, एकदम तो पूरा बन नहीं जाता है, छत रख दी, कॉलम बना दिए, बी बना दी, नहीं। तो हम लोग ग्रेजुअल देते हैं, तो हम लोग ग्रेजुअल की बात करते हैं। लेकिन कभी पूछ लेता है सडन लोडिंग के लिए स्टैंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सडन लोडिंग के लिए। ओके, सडन लोडिंग, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो फिगर होगा, यहाँ पे सडन लोड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरह से, ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप बना लेगा। क्योंकि हम सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो लीनियर का को तो फॉलो करेगा नहीं अगला को। ठीक है, तो इस तरह से शेप बनेगा उसका। तो हम लोग इसकी निकाल लेते हैं, ये सिग्मा है। तो क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इजिकल टू, क्या होता है इसका, वो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा सिग्मा इंटू ई। ओके, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये दो फार्मूले हैं मोस्टली, ये इंपॉर्टेंट, जैसे समझो 100% ये इंपॉर्टेंट है तो 70% ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रिलीजन्स में आपको क्या याद रखना है, एब्जॉर्ब एनर्जी, ये आपको याद रखना है, सबसे मेन चीज़ यही है। और इसका जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एग्जाम्पल स्प्रिंग। ओके, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आपको इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, कुछ भी डाउट हो अपना दोस्त समझिए, अपना भाई समझिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें रिश्ता नहीं निभाना है, हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, दोस्ती काम में नहीं आएगी। तो कुछ भी डाउट हो आप अपना दोस्त समझ के, भाई समझ के कुछ भी पूछें, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की ज़रूर, जल्द से जल्द।
तो फिर यही है, आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें अच्छे से। देखिए है क्या, एक्चुअली जब टाइम निकल जाता है ना, तब हमको उस चीज़ का रियलाइज़ होता है। तो इसलिए आपके पास वक्त है, खासतौर पर थर्ड ईयर वालों के लिए और फोर्थ ईयर वालों के लिए। कुछ करके दिखाइए, अच्छे नंबर लेकर आइए और अपनी लाइफ में बढ़िए। ये मत सोचिए कि अभी हम थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में कर लेंगे रिजल्ट। देखिए एक्चुअली जो जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते रहते हैं हर साल, कंपटीशन टफ होता रहता है। तो आपके पास अच्छा मौका है, आप अच्छे से करें। कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे होम।